Good morning, dear students. Myself Satyavijay Chaturvedi. Today, your lecture which related to the torque. In previous video, you watched about rotational motion, and this chapter name is System of Particles and Rotation Motion. In previous video, you study about the rotational motion, what is translational motion, what is linear motion and circular motion. But today is very important topic which name is what is torque. First you watch, सबसे पहले हम पीछे के वीडियो में जो आपको बताए थे रोटेशनल मोशन. व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन होता है कि किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के सभी पार्टिकल एक्सिस के थ्रू रोटेशन करना चालू कर देते हैं. या इस तरह का मोशन रोटेशनल मोशन होता है. जबकि लीनियर मोशन में सिर्फ पार्टिकल मोशन करता था और जो आपका रोटेशनल मोशन होगा यहाँ पे सिस्टम मोशन करेगा. आपको पीछे मैंने ट्रांसलेशनल मोशन बताया था और रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी हम लोगों ने किया था. और ट्रांसलेशनल मोशन में मैंने आपको बताया होगा कर्वेलिनियर और रेक्टेलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो न्यूमेरिकल बहुत इजी थे, आपने सॉल्व भी किया होगा कुछ. आज का जो टॉपिक टॉर्क पे रिलेटेड है उससे कुछ रिलेटेड हम पॉइंट बताते हैं आपको. सपोज एक बॉडी है आपकी और इसका यह सेंटर ऑफ मास है. यह आपकी बॉडी है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास C है, और इस पर यदि हम कोई फोर्स सेंटर ऑफ मास के सीध में अप्लाई करते हैं तो बॉडी कैसे मोशन करेगी? यदि किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है. ओके, मैंने कहा यदि किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स आपने अप्लाई किया, कहीं से भी कर दीजिएगा, यहां से कर लीजिए फोर्स को अप्लाई या ऐसे भी फोर्स को अप्लाई करेंगे तो भी बॉडी क्या होगी? वह ट्रांसलेशनल मोशन करती हुई आगे जाएगी. इस तरह ऐसे. तो सेंटर ऑफ मास पे जब भी फोर्स आपने अप्लाई किया, बॉडी जो होती है वह स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगती है, ट्रांसलेशनल मोशन करने लगती है. लेकिन यदि हम इसी बॉडी पे, सपोज करो यह बॉडी है और इस बॉडी पे यदि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वह सेंटर ऑफ मास पे नहीं किया, किसी अदर प्लेस पे मैंने फोर्स को अप्लाई किया, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी अन्य पार्टिकल पर जो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई हुआ था उस पे जो फोर्स अप्लाई किए वह बॉडी को क्या किया? ट्रांसलेशनल मोशन करवा दिया. लेकिन यदि बॉडी के किसी अन्य पार्टिकल पर सेंटर ऑफ मास के अलावा हम फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स और एक दूसरा फोर्स अप्लाई हो किसी उसी सिस्टम पे, उसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में और सेम, तो क्या होगा? क्या होना है? जैसे आप कभी लॉक करते हो चाबी को, ताला को, तो आप देखे होंगे जैसे ही आप चाबी को घुमाते हो, इक्वल फोर्स अप्लाई करते हो, वो लॉक हो जाता है. तो इस कंडीशन में जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी अदर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी. जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी अन्य पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वह बॉडी क्या होती है? रोटेशन करने लगती है, रोटेशन करने लगेगी. जैसे सपोज करो यह बॉडी पे मैंने एक फोर्स F अप्लाई किया और दूसरा फोर्स यह अप्लाई किया गया, दोनों फोर्स इक्वल हैं, बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है. तो जैसे ही इक्वल फोर्स आप अप्लाई करते हो, बॉडी क्या करने लगती है? रोटेशन करने लगती है. बॉडी रोटेशन करने लगेगी. एक चीज ध्यान रखना, जब भी बॉडी को रोटेशन कराना होगा हमें दो फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी. यदि कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो इसका मतलब उस बॉडी पे दो फोर्स होगा. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने तो एक ही फोर्स लगाया. जैसे आप फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे अगर हम यह कह दें
कि बॉडी को यहाँ पे हमने किसी चीज से क्या कर दिया, पायोटेट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो अभी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी पे। तो यदि पायोटेट कर दिया मैंने इसको, तो भी यह क्या करेगी, बॉडी रोटेट हो जाएगी। तो जब भी किसी बॉडी का रोटेशन होना होगा, उस बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई होंगे, और यदि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं तो उसे कहते हैं कपल। कपल क्या है, व्हाट इज कपल? आप कहेंगे व्हेन इक्वल, पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन ए सिस्टम, व्हेन इक्वल, पैरेलल and opposite forces apply on a system, then it is called the couple. इसे कपल कहा जाता है। कपल, कपल समझ में आया क्या है? जब हम दो इक्वल अपोजिट फोर्स, पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह कपल होता है। और यदि हम यह कपल अप्लाई किए, इक्वल, हमेशा याद रहे रोटेशन के लिए दो फोर्स, हाँ हो सकता है यह फोर्स 5 न्यूटन या फोर्स 10 न्यूटन का है, तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन 5 न्यूटन एक्सेस जो फोर्स हो रहा है वह उस बॉडी को, इस बॉडी पे जो एक्सेस फोर्स होगा वह रोटेशन के साथ उसको क्या करेगा, आगे भी बढ़ाएगा। रोटेशन, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अलावा, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं अप्लाई होता, यदि फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी अन्य पॉइंट पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, और यदि वो फोर्स इक्वल है तब तो रोटेशन होगा खाली, और यदि फोर्स इक्वल नहीं है तो बॉडी रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगी। ओके, तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ कपल बताया। इस मोमेंट ऑफ कपल से एक टॉपिक निकल के आती है, जैसे आप अपने घर के दरवाजे को, डोर को देखा होगा आपने, डोर पे जो फिक्स्ड है वह कहीं और है, जिसको पकड़ के आप दरवाजा ओपन करते हो डोर को, वह उससे दूरी पे लगा होता है। इसका रीजन क्या है, या छोड़िए, सपोज करो यहाँ एक नट है और इसको हम किसी नट से खोलते हैं, बोल्ट से खोल रहे हैं। सपोज करो मैं इसको एक रिंच जिसे कहते हैं आप, उससे इसको खोलना चाहता हूं। तो यदि इसको आप ओपन करना चाहते हो तो यहां फोर्स अप्लाई करोगे तो इसके खोलने की चांस कम होंगे, फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा। आप किनारे पे खट खट मारते हो और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज लगाते हो तो नट खुलने लगता है। मतलब नट का घूमना किस बात पे डिपेंड किया? वह इस बात पे डिपेंड किया कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई किया। जो भी नट आपने खोला वह इस बात पे डिपेंड किया कि आपने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया और किस डायरेक्शन में किया, कितनी डिस्टेंस पे किया। तो अगर यह फोर्स आपने अप्लाई किया तो यह नट खुलने लगता है। इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जो टॉपिक होगी आपकी वह होगी मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को कहा जाता है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, या कोई दूसरा एग्जाम्पल हम दे दें। सपोज करिए मैं इस चाक के डिब्बे को एक जगह फिक्स कर दिया मैंने, और इसके एक किनारे पे फोर्स अप्लाई करके इसको घुमा देने का जो आपका नेचर है, किसी बॉडी को किसी पॉइंट पे फिक्स करके उसके एक किनारे पे फोर्स अप्लाई करके उसको रोटेट करा देना, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मैंने कहा किसी बॉडी को किसी पॉइंट पे फिक्स करके उसके एक किनारे पर फोर्स अप्लाई करके इसे रोटेट करा देना ही क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जो टर्निंग इफेक्ट है, जो रोटेट करा रहा है फोर्स द्वारा, वही क्या है? आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है। माने किसी भी बॉडी को
किसी पॉइंट पर, यह बॉडी है, इस पॉइंट पे फिक्स करके इसके एक एंड पे फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को घुमा देना, रोटेट करा देना, क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। टॉर्क क्या है समझ में आ गया होगा। क्या होगा टॉर्क? जब किसी बॉडी को किसी पॉइंट पे फिक्स करते हैं और उसके एक किनारे पर फोर्स अप्लाई करके उसको रोटेट करा देते हैं उस एक्सिस के थ्रू, तो यह होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। या दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर perpendicular distance and force is called the moment of force। नहीं समझ में आया मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? जैसे सपोज करो यदि हम मोमेंट ऑफ फोर्स बॉडी का निकालना हो, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क फाइंड करना हो, हमने यह एक बॉडी है और इस पर कपल लगा दिया, यह कपल है F और यह फोर्स। सपोज मैं करता हूं यह बॉडी यहां से कुछ डिस्टेंस पे इससे इसकी डिस्टेंस मैंने मान लिया d1 है और यह डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया d2 है और यह सेंटर ऑफ यहां O है, सेंटर है। अब इस बॉडी पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या टॉर्क होगा, क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो प्रोडक्ट है वह क्या होना है? वह आएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। अब जैसे यह बॉडी है सपोज करो और यह इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास का यह रेडियस r है और यहां पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे, जब तिरछा होगा तभी वह बॉडी रोटेट होगी। हमने यह फोर्स अप्लाई किया तो इसके बीच का जो एंगल थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? रेडियल वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल थीटा होता है। रेडियल वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल जो है वही थीटा है। तो टाउ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा कैप एन। और कैप एन क्या करता है? मैं पीछे के कई वीडियो में बता चुका हूं। कैप एन का सिर्फ एक काम है, वह डायरेक्शन देता है। हम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ को क्या वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इसको। इसका रीजन है वेक्टर आर क्रॉस एफ मतलब आर से एफ की डायरेक्शन में हमने एंगल को मेजर किया है और एफ आर का मतलब एफ से आर की डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा एंगल को। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर क्रॉस एफ है तो वह इसके प्लेन में कहां होगा? कर्ल रूल का यूज मैं करूंगा, थंब रूल जो है। हम क्या करेंगे? इसको आर से एफ, आर क्रॉस एफ है, आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल करते हैं और थंब जिधर होता है वही टॉर्क की डायरेक्शन होती है। ओके, टॉर्क की डायरेक्शन कहां होगी? मैं पीछे कई बार बताया हूं कैप का मतलब। वेक्टर वाले चैप्टर में भी आपको मैंने कैप का मतलब समझाया था। कैप डायरेक्शन देता है और किसी भी चीज की डायरेक्शन के लिए चाहे स्क्रू रूल का प्रयोग कर दे और चाहे कर्ल रूल का। कर्ल रूल आपको इजी पड़ता है इसलिए मैंने कर्ल रूल बताया कि हम क्या करते हैं, इसको आर क्रॉस एफ है तो आर के एफ की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में जाता है वही टॉर्क की डायरेक्शन होती है। तो टॉर्क क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगा मीटर इंटू न्यूटन, मतलब न्यूटन मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t-2। ओके, तो यह आपका टॉर्क था, मोमेंट ऑफ फोर्स था। मोमेंट ऑफ फोर्स की टॉपिक डायरेक्शन आपको समझना था, इसलिए हमने बताया कि आप इसकी डायरेक्शन बताते रहना। अगर इधर घूमता है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, यदि रोटेशन बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे
हमने फोर्स लगाया इधर, बॉडी ऐसे रोटेट होगी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई जो आपकी घड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो पॉजिटिव, और घड़ी के डायरेक्शन में घूमता है तो निगेटिव वैल्यू टॉर्क की होती है। तो टॉर्क की पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और कब उसकी वैल्यू निगेटिव आती है? जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क की वैल्यू निगेटिव तो निगेटिव है मतलब डायरेक्शन इनवर्ड, नीचे की तरफ। पॉजिटिव है डायरेक्शन आउटवर्ड टॉर्क की, बाहर की तरफ, कर्ल रूल से। तो मैंने आपको टॉर्क बताया। टॉर्क क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड दी टॉर्क। अब टॉर्क के बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। यह टॉपिक थोड़ा सा आ गया है आप में, तो मैं बताता हूं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। मान लो कोई बॉडी किसी एक्सिस के थ्रू रोटेशन करने के लिए फ्री है। सपोज एक बॉडी किसी एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू रोटेशन करना चाहती है और इस पर कई फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हों, F1, F2, F3 कुछ भी हो, F4 एंड F3, जिसकी डिस्टेंस इस सेंटर से, सेंटर ऑफ मास जहां पे सेंटर जहां पे इसको फिक्स की है, जो पायोटेड पॉइंट है, उसका नाम मैंने O लिखा, A है, B है, C और D। OA की डिस्टेंस सपोज कर लें R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3 और यह डिस्टेंस यदि R4 है तो जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स है, यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के थ्रू रोटेशन करने के लिए फ्री है और उस पर कई फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहा है, उस पर कई फोर्स एक साथ अप्लाई होता हो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के मोमेंट का सम, टॉर्क का सम, राइट हैंड साइड के मोमेंट के टॉर्क का सम, टॉर्क के सम की क्या होता है? इक्वल होता है। फिर सुनिएगा, मैंने बताया व्हेन अ बॉडी पायोटेड फिक्स्ड एट ए पॉइंट, जब कोई बॉडी किसी पॉइंट पे फिक्स हो और उस पर कई फोर्स अप्लाई हो रहा हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो जो लेफ्ट हैंड टॉर्क होता है, सम होता है, लेफ्ट हैंड टॉर्क का सम जो होता है, सम ऑफ राइट हैंड टॉर्क के इक्वल होता है। मतलब आपको पता है टॉर्क τ1 प्लस τ2 इज इक्वल टू τ3 प्लस τ4 होगा। कैसे होगा? अब यहां पे यदि फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी कैसे रोटेशन करेगी? थोड़ा सा फील लो खाली। अगर बॉडी या फोर्स अप्लाई होगा तो कैसे रोटेशन कर रही है? देखिए एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने लिखा। या यह भी लिख सकते हैं कि कई फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहा हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, माने सभी का सम कितना होता है? 0। इक्विलिब्रियम में होगी मतलब नेट फोर्स 0 होगा। मतलब क्या हो जाएगा? F1 R1, यह F2 है, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, प्लस F2 R2, यह क्लॉकवाइज, F3 जो है क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, माइनस F3 R3, F4 भी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है, माइनस F4 R4 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट F1 R1 प्लस F2 R2, F2 R2 इज इक्वल टू F3 R3 माइनस प्लस F4 R4। माने यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के थ्रू रोटेशन करने के लिए फ्री है और बॉडी पे कई फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड मोमेंट टॉर्क का सम राइट हैंड टॉर्क के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। वैसे टॉर्क से रिलेटेड हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बताया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो था यह था, लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी चीज है, एक वर्ड आया है आप में, लीवर। लीवर क्या होता है और लीवर के बारे में स्टडी करना आपको जरूरी है। क्या होता है लीवर? लीवर एक टाइप की मशीन होती है जिसके द्वारा किसी भी वर्क को बहुत इजीली किया जा सकता है। लीवर क्या है?
लीवर इज ए टाइप ऑफ मशीन विच हेल्प एनी वर्क डूइंग वेरी इजली, जिसके द्वारा लीवर एक टाइप की मशीन है जिसके द्वारा हम वर्क को बहुत इजली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लीवर 3 टाइप का होता है नहीं आपके कोर्स में, थोड़ा सा देखिएगा। लीवर मैंने बताया मशीन है, वर्क को इजी करता है, वर्क को आसानी से करने देता है। लीवर 3 टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर एंड थर्ड टाइप। अब जो फर्स्ट टाइप लीवर होता है उसका एग्जाम्पल खाली याद कर लीजिए। जो यह आपका बना हुआ है कैंची जिसे आप कहते हैं, यहां बीच में जहां पे कनेक्ट होता है, जहां पे कनेक्ट है उसे कहते हैं हम फल्क्रम। क्या कहेंगे? फल्क्रम। और जहां पे आप कोई चीज काटते हो इसे कहते हो लोड, यल से रिप्रेजेंट करते हैं लोड। और जहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं इसे कहते हैं इफोर्ट। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टाइप लीवर जो होता है उसमें फल्क्रम जो होता है इफोर्ट और लोड के बीच में होता है, इफोर्ट और लोड के बीच में फल्क्रम होता है। ओके, मैंने लीवर बताया जिसके द्वारा वर्क को इजीली किया जाता है। तो जो सीजर है आपका उसमें यह फर्स्ट टाइप का लीवर है, इसमें फल्क्रम बीच में होता है और किनारे पे इफोर्ट और लोड होता है। सेकेंड टाइप में आइएगा, जो गर्मी के मौसम में आप नींबू निचोड़ने वाली मशीन लाते हैं, पानी पीते हैं, वह कुछ ऐसा होता है। या जो सुपारी खाने वाले लोग होते हैं, सरौता रखते हैं घर पे, यहां पे सुपारी कटती है आपकी, इसका मतलब यह लोड है, लोड। यहां पे आप इफोर्ट लगाते हो, इफोर्ट है जहां पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, और जहां पे यह कनेक्ट है उसे फल्क्रम कहते हैं। तो सेकेंड टाइप लीवर की पहचान होती है, जहां भी सेकेंड टाइप लीवर की बात की जाएगी आप समझ जाना कि इसमें लोड बीच में है, इफोर्ट और फल्क्रम क्या है? किनारे पे है। फर्स्ट टाइम में फल्क्रम बीच में था, सेकेंड टाइम में फल्क्रम एक किनारे है, बीच में लोड होता है, और थर्ड टाइम में जो चिमटा होता है, जिस एग्जांपल है खाली रोटी बनाते हो, यहां पे जुड़ा हुआ है तो इसे कहते हैं फल्क्रम। यहां रोटी पकड़ी जाती है तो इसे कहते हो आप लोड, और यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वह क्या होता है आपका? इफोर्ट। तो यहां पे बीच में इफोर्ट होता है थर्ड टाइप लीवर में। तो जो लीवर होता है, लीवर में 3 टाइप का लीवर मैंने बताया, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप लीवर। अब लीवर में ही आपको आप जानते रहना कि लीवर फर्स्ट टाइप का क्या एग्जांपल है, सेकेंड का क्या है और थर्ड का क्या होता है। मैंने आपको कपल भी बताया क्या है। अब हम कुछ अगली टॉपिक पे चलते हैं। क्या होगा आपका? वर्क डन बाय ए टॉर्क। टॉर्क से आप कितना वर्क करते हो, जो टॉर्क हो उसके द्वारा कितना वर्क होगा। आप जानते हो फोर्स वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर, सपोज एक बॉडी है, यहां पे इसको स्टैंड किया और यहां आपने फोर्स अप्लाई किया यफ, और बॉडी यहां पहुंच गई थीटा एंगल से घूम के, यह कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें? डेल्टा यस का। तो आप फॉर्मूला बताते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने बताया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया, इसको फिक्स किया है, बॉडी रोटेट हो रही है, तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा। इस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, अर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, डेल्टा थीटा इंटू आर। सो वी कैन राइट डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा थीटा इंटू आर, या एफ इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा, बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, force into perpendicular distance is equal to call the torque, tau into delta theta is equal to work। वर्क क्या होता है? टाउ इंटू डेल्टा थीटा के इक्वल होता है। या आप कह सकते हो जो वर्क डन हुआ, जो चेंजिंग हुई वर्क डन में, वह मोमेंट ऑफ फोर्स इंटू एंगल में डिस्प्लेसमेंट के चेंजिंग के प्रोडक्ट की क्या हुई? इक्वल हुई। तो आपको मैंने बताया कि कितना वर्क डन होगा टॉर्क द्वारा, जो टॉर्क है उसके द्वारा वर्क डन बाय टॉर्क।
टॉर्क से कितना वर्क डन हुआ, आपके सामने फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा। अब इससे जो टॉर्क से पावर पैदा होगा, पावर कितना होगा, अगर हमें पावर फाइंड करना हो टॉर्क से पावर कितना होने वाला है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, कितना पावर होगा, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा टी, तो हो जाएगा डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा W इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। सो P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। दिस इज द अदर फॉर्मूला, P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो हम लोगों ने टार्क के बारे में पढ़ा, और टार्क जो था, टार्क क्या था, व्हाट इज टार्क, टार्क इज वेक्टर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉल्ड द टार्क, एंड आर एफ साइन थीटा इज दिस फॉर्मूला ऑलवेज यूज, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर एंड फोर्स। थीटा रेडियल वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल होता है। तो एक न्यूमेरिकल इस पे हम देखते हैं, फाइंड द टार्क, टार्क फाइंड करना है। टार्क क्या होगा, फोर्स दिया है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 7 कैप आई माइनस 3 कैप जे माइनस 5 कैप के। द ओरिजिन विच द एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, एक पार्टिकल पे अप्लाई होता है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, कैप आई मीन्स डिस्प्लेसमेंट माने आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के है। हमने कहा कि एक बॉडी है, ए टॉर्क को फाइंड करना है उस बॉडी पे, जबकि उस बॉडी के ओरिजिन कर रहा है इतना फोर्स, द ओरिजिन विच एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, ओरिजिन 0 0 होता है, 0 0 0, तो 0 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस यह दिया है, यह डिस्टेंस निकालेंगे तो R1 माइनस R2 माने इसका होगा 0 कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस 0 कैप के, और यह P पॉइंट दिया तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कि आप टॉर्क फाइंड करो जबकि किसी बॉडी पे यहां पे फोर्स अप्लाई होता है जो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से तो 0 कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस 0 कैप के से कितनी डिस्टेंस पे है, आपको दिया है I प्लस जे माइनस कैप के पे। तो हम पहले वेक्टर OP निकाल दें। वेक्टर OP कैसे निकलेगा, इसमें से P से इसको माइनस कर दीजिए, हम इसको A मानते हैं, ओरिजिन है A मान लीजिए, यह डिस्टेंस R आएगी, R इज इक्वल टू P माइनस O। P की वैल्यू है I प्लस जे माइनस के, मैंने इसी को डायरेक्ट लिख दिया था, कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के, माइनस 0 कैप आई माइनस 0 कैप जे माइनस 0 कैप के। तो जो वैल्यू आती है वह आ जाएगी आपकी, सॉल्व करेंगे तो कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के, यह वेक्टर आर आ गया। और यदि वेक्टर आर पता हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और मैथमेटिक्स में आपको क्रॉस निकालना तथा 11th क्लास में पीछे मैंने पढ़ाया होगा आपको टॉर्क निकालना, कैसे फाइंड करते हैं टॉर्क को, माने क्रॉस को। क्रॉस फाइंड करने के लिए आप एक मॉड बनाते हो, ऊपर लिखते हैं आई जे के। सबसे पहले आर है तो आर का कोफिशिएंट आई का कितना है 1, जे का 1, के का -1, मैंने लिख लिया। वेक्टर एफ के कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 7, इसका -3 और इसका है -5। अब इसी का आपको क्रॉस निकालना है। आप कैसे क्रॉस फाइंड करोगे देखिए, वैसे मैंने इसको पीछे पढ़ाया, फिर से पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ेंगे। मैं बताता हूं, आई लिख लेना, जैसे ही आई की वैल्यू निकालोगे आई के रो और कॉलम को क्लोज कर दो, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लो, 1 -1 1 -1 -3 -5। और जो क्रम चलता मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का,
तो आई के बाद वाला जो साइन होता है वह जे माइनस में होता है, कैप जे। अब जे वाले रो और कॉलम को बंद करिए, जे के रो और कॉलम, इसे रो कहते हैं और ऐसे है तो कॉलम कहते हैं। 1 - 1 7 - 5, 1 - 1 7 - 5 प्लस आई प्लस माइनस प्लस के की वैल्यू लेंगे तो के वाले रो और कॉलम को क्लोज करेंगे, के का रो कॉलम क्लोज कर दो, कितना दिखाई दे रहा है 1 1 7 - 3, 1 1 7 - 3। अब इसी को सॉल्व करिए, आई और क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 माइनस है, माइनस 5 1 जा 5, यहां बीच में माइनस का साइन होता है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ओके, माइनस कैप जे, कैप जे। फिर आइए इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5 1 जा 5, बीच में माइनस का साइन, लेकिन यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस, 7 1 जा 7, फिर प्लस के कैप के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -3 और बीच में -7 1 जा 7। सॉल्व करिएगा तो -8 कैप आई माइनस प्लस घटाएंगे तो +2 आएगा और माइनस है तो माइनस ही लिखा जाएगा, -2 कैप जे, और 7 + 3 10 -10 कैप के। यही आपका टॉर्क की वैल्यू आएगी। टाउ की वैल्यू आई होगी 8 कैप आई -2 -10 कैप के, ओके। तो इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे टॉर्क के, उसको और आप ट्राई करना।